एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज द हिंदू का न्यूज एनालिसिस हम 31 दिसंबर का करेंगे। और आज ही के दिन हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है और कल बजट पेश होगा, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, पहला आर्टिकल है हमारा, सेंटर टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट अप 16 फाइनेंस कमीशन सून। और जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है एनके सिंह, उन्होंने ये बात बोली है, इन द फॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन शुड हैव अपॉइंटेड बाय नाउ। अभी तक जो है, जो अगला फाइनेंस कमीशन था, वित्त आयोग था, अभी तक अपॉइंट हो जाना चाहिए था, बट सिंस आर रिपोर्ट कवर्ड 6 years इंस्टेड ऑफ 5, क्योंकि इनकी रिपोर्ट 6 साल, मतलब 1 साल का एक्सटेंशन मिला, इस वजह से अब इस साल उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा या होगा। So the Union government will soon kick off the process to set up 16 Finance Commission, with the Finance Ministry likely to notify the terms of references for the constitutional body. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है, इस वित्त आयोग का। इस 15वें आयोग को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है और ऐसा पहले भी हो चुका है। 9th फाइनेंस कमीशन को भी एक्सटेंशन मिला था। Formed in 1987, it was asked to submit a single report for 89 and a 5-year report for the 5 year till 1945. So extension पहले भी मिलते रहते हैं। ऐसा सिर्फ वित्त आयोग के साथ भी नहीं है, कई ऐसे आयोग हैं जिनको एक्सटेंशन मिल जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। बट फिर भी उसके पहले, जैसे कि कह रहे हैं कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के पहले जब उसका एक्सटेंशन खत्म हो, तो अगले आयोग का गठन भी हो जाना चाहिए। Now the point is this: the commission is usually granted about 2 years to deliberate on its terms of reference, consult states and frame its recommendation. तो एक्चुअली जैसा कि हम सब जानते हैं कि वित्त आयोग का काम है वित्त के आधार पर सलाह देना स्टेट और सेंटर को, कि उनके बीच में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके बाद स्टेट्स आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे पैसे का। ये सारी सलाहकारी एडवाइजरी जो है वित्त आयोग देता है। फिलहाल के लिए मिस्टर एनके, और इसका जो गठन होता है वो सेक्शन 280 के तहत किया जाता है। ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। द वर्ड इज क्वाजाई जुडिशियल। क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया इसके ऊपर कि क्वाजाई जुडिशियल बॉडी होती क्या है। तो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है ये, और मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट कई बार सवाल पूछे भी गए हैं कि वित्त आयोग के आधार पर, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर यूपीएससी में सवाल पूछे भी गए हैं ना। इस बार जो कह रहे हैं कि चैलेंज क्या है, की न्यू चैलेंज फॉर 16 फाइनेंस कमीशन वुड बी द को-एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ध्यान दीजिएगा, तो 16वां वित्त आयोग बनेगा, उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसके लिए चैलेंज होगा कि एक को-एग्जिस्टेंस, साथ में काम करना, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, उसका भी गठन हो चुका है, तो उसके साथ काम करना एक चैलेंज हो सकता है इन द जीएसटी काउंसिल बॉडी। जीएसटी काउंसिल, मिस्टर सिंह पॉइंटेड आउट, एज द काउंसिल्स डिसीजन ऑन टैक्स रेट चेंजेस कुड ऑल्टर द रेवेन्यू कैलकुलेशंस मेड बाय द कमीशन। क्योंकि सलाह एडवाइजरी कमेटी है, बट जीएसटी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अब, तो उस केस में दोनों के बीच में काम अलग अलग है, फिर भी एक्सपोजर, जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है वो सेम है, तो बीच में चीजें चेंज होना और आगे पीछे होना संभव है। उसके लिहाज से उन्होंने ये बात बोली है। नाउ फाइनेंस कमीशन लुक एट प्रोजेक्शंस ऑफ, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, लुक एट द प्रोजेक्शंस, वर्ड याद रखिएगा, प्रोजेक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। प्रोजेक्शंस पे एडवाइस देता है अपनी। फाइनेंस कमीशन इज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी का इशू ऑफ जीएसटी रेट्स एग्जेम्पशन का काम है। चेंजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जीएसटी काउंसिल का काम है, आर एंटायरली विद इन द डोमेन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो एग्जेम्पशन देना, चेंजेस करना और इम्प्लीमेंटेशन करना इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ये सारा काम जो है जीएसटी काउंसिल का है। शब्द भी याद रखिएगा, कभी कभी इनको वर्सेस करके भी सवाल पूछा जा सकता है प्री में, आई गेस। and are entirely within the domain of GST Council. It is a constitutional body under Article 279A. ठीक है, तो 279A के तहत जीएसटी काउंसिल और 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी फाइनेंस कमीशन। नाउ जब इनके पेज को एक्सप्लोर आप करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज मिलेगा, डायरेक्ट वहां से भी डेफिनेशन आप उठा सकते हैं, उससे एज इस लाइन से कभी कभी प्री में क्वेश्चन बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर भी चीजें ले सकते हैं। फिलहाल के लिए फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन इज कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। प्रेसिडेंट इसका जो है इसको चुनता है, मतलब कॉन्फर्मेशन देता है इसके ऊपर, मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्व्स। Two distinctive features of the commission work involved redressing the vertical imbalances between the taxation powers and expenditure responsibility. अब देखिए शब्द बदल गए यहाँ पर, तो यहाँ पे भी वही चीज वर्ड यूज हो रहे हैं जो यहाँ पे जीएसटी के लिए यूज हो रहे हैं, तो इन दोनों का एक्सपोजर एक जैसा है, of the center and state respectively, and equalization of the all public services across the state.
ये तो फाइनेंस कमीशन का डेफिनेशन हो गया। फंक्शंस बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना, टैक्सेस का, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का, उनके बीच वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रोजेक्शन करना, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। The principles which should govern the grant in aids of the revenue of the states would out of the consolidated fund of the India। ये होता किससे है? ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको ग्रांट इन एड और रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्शन बताया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है। इन द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द consolidated fund of state to supplement the resources of the पंचायत and the state of the basis of recommendation made by the financial commission of the state। मतलब इसके बाद जो स्टेट के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी होती है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन अपनी देता है। तो ये पूरा का पूरा पेज लाइन बाय लाइन आप प्री के पर्पस से रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, मेरी समझ से पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार दो चीजें वो बोल ही रहे हैं कि की चैलेंज क्या है कि जीएसटी काउंसिल के साथ काम करना फाइनेंस कमीशन का, ये एक चैलेंज हो सकता है और उसके हवाले से मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चैलेंजेस क्या है, इनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और अगर जब ये बनने के बाद अगर कोई मुद्दा ऐसा उठ जाता है फ्यूचर में, तो उसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन सीक्स आंसर्स ऑन अडानी स्टॉक फज। अब जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे, हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उसके आधार पे अपोजिशन पार्टीज ये पूछ रही हैं कि उनके सवालों के जवाब क्या हैं। और जैसा कि अडानी ग्रुप ने कहा, अडानी ग्रुप से आवाज की एक स्टेटमेंट भी आया था कि ये उनके ऊपर अटैक नहीं, भारत के ऊपर अटैक है। तो उनके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठा तो इंडिया पे अटैक कैसे हो सकता है। उसके रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने वापस कहा कि आप राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के अपने को बचाने की कोशिश मत करिए। सवाल क्या है कि इनकी जो एसेट मैनेजमेंट या फिर कहना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें एलआईसी और एसबीआई का बहुत बड़ा परसेंटेज इनके शेयर्स में है। तो जैसा कि अभी तक ऐसा कोई डिफॉल्टर पॉइंट नहीं आया अडानी की तरफ से, पहले कभी वो लोन डिफॉल्टर नहीं रहे हैं एज पर द न्यूज। तो उस केस में ये पूछा जा रहा है कि अभी तक जो चीजें चल रही थी वो कैसे चल रही थी, सेबी कहाँ था, और एलआईसी एसबीआई का जो परसेंटेज इंक्रीज कैसे हो रहा है, या फिर वो अभी भी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इस आर्टिकल में आप देखिए लिखा भी है कि एलआईसीज एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज अंडर 1% ऑफ एयूएम। ये एलआईसी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारा उनकी एसेट्स में जो उनके शेयर्स में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उनकी बुक वैल्यू में, ये एक फाइनेंसी टर्म है, वो हमारा 1% से भी कम है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए हमें, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एलआईसी सेड इट हैड इन्वेस्टेड 36,474.78 करोड़ इन अडानी ग्रुप ऑन द डेट। इतना इन्वेस्टमेंट है। टोटल परचेज क्या है इक्विटी की, वो है बॉट जो उन्होंने खरीदी है वो 30,000 करोड़ के लमसम है। मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी की वो बैठती है 27 जनवरी को 56,142 करोड़। ठीक है। तो क्योंकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इन्वेस्टमेंट उनके पूरे के पूरे चिट्ठे को खोल के रख दिया है, तो उस केस में अपोजिशन भी सवाल पूछ रही है कि ये सारी चीजें कैसे टेक केयर होंगी, क्योंकि एलआईसी एसबीआई में जो उनका पैसा है लगा हुआ है, वो एक इंटरनेशनल हमारे देश के नागरिकों का पैसा है ऑफकोर्स। और अगर कुछ ऐसा होता है, इतनी बड़ी कंपनी कोलैप्स करती है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पे सवाल अब उठ रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। और पूरी की पूरी केस स्टडी मैं ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो अडानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगे हैं। Now, next news है केजरीवाल लॉन्चेस वेबसाइट शोइंग रियल टाइम डेटा ऑन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे महीने में दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर कई कई बार न्यूज आ रही थी कि वहां पे एक हवा की लेयर सी बैठ गई है, और पूरी की पूरी जो वेस्टर्लीज चलती हैं उसकी वजह से एक तरह का एक धुंध छाई हुई है, और पूरी की पूरी सिर्फ दिल्ली में नहीं, आसपास के इलाकों में जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, असम तक की बेल्ट थी पूरी ऐसे करके जाने वाली, उसमें एक हवा की पट्टी बैठी हुई थी, और सिर्फ दिल्ली के हवाले से पॉल्यूशन का चार्ट बराबर आते जा रहा था। तो उस रिजीम में, उस पैराडाइम में ये बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर और टेरी के जो एक्सपर्ट्स लगेंगे, जिसमें 12 करोड़ रुपए का पैसा 12 करोड़ पैसा लगा है इस पोल्यूशन कंट्रोल को कमेटी को बनाने में। और इनके एफर्ट से रियल टाइम सोर्स पे, रियल टाइम पेज पे इनको बराबर पता चल पाएगा कि एक्चुअली पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्रिएट हो रहा है। उन्होंने कहा है कि until we find the source of pollution on a real time basis we cannot frame an effective policy on the same issue। तो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, पूरे देश में ऐसा मॉडल फॉलो हो सकता है। ये मेन से पर्पस इंपॉर्टेंट है, प्लस पी के पर्पस पर से भी, कि एक दिल्ली ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है कि आप ऑल टाइम अपडेट रह सकते हैं कि पोल्यूशन कहाँ से क्रिएट हो सकता है, और उसी आधार पर पॉलिसीज भी बना सकते हैं
हैं, तो क्या अदर स्टेट्स में भी ऐसा हो सकता है? तो इसके हवाले से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ प्री में भी देख सकते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पीएम 2.5 पूछा जा चुका है, साथ ही साथ एरोज़ोल क्या होते हैं, एरोज़ोल की बात हो रही है। फिर और उसके बाद जो पोल्यूशन के मेन पार्ट्स क्या-क्या हैं, बायोमास बर्निंग का नाम लिया था, बायोमास बर्निंग क्या चीज़ है? उस तरह की चीज़ें भी प्री में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट बैठता है। नाउ आप देखिए कि इस एक्सपोज़र है इस पिक्चर के साथ कि और एयर एयर पॉल्यूशन कितना है दिल्ली में, परसेंटेज किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जो है वो डीज़ल, सॉरी माय मिस्टेक, जो पर्पल वाला ओपन वेस्ट बर्निंग है। सबसे ज्यादा ओपन वेस्ट बर्निंग की वजह से वहां पोल्यूशन क्रिएट होता है। एक पिक्चर ये कहती है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है 19.5 से, जो हमारा है बायोमास बर्निंग। सो ओपन वेस्ट बर्निंग और बायोमास बर्निंग का बहुत बड़ा परसेंटेज बैठता है। उसके बाद है 25.5% से 0.5 से कोल, जो कोयले से उड़ने वाला जो एरोजोल क्रिएट होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं। इन सभी में पीएम होता है। पीएम 2.5 जो है बहुत देर से जाने वाला पार्टिकल है। इसको पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं। तो उस केस में बहुत देर से डिसॉल्व होता जाता ही नहीं है। दो तरह के पीएम भी दो तरह के होते हैं, पर ये 2.5 वाला वो बहुत जल्दी नाक से पेट में चला जाता है, बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो कह रहे हैं कि दूसरी पिक्चर कहती है पीएम के मामले में आप देखिए सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट से उठता है, फिर रोड डस्ट, उसके बाद पावर प्लांट्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, और कहीं ब्लास्ट में जाकर के ओपन बर्निंग और एग्रीकल्चर बर्निंग पे ही आता है। तो दोनों पिक्चर अपने आप को ये दिखाती हैं कि ज्यादा परसेंटेज किसका है और पीएम किस में ज्यादा है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब इन सब चीजों का खुलासा ओपनली आ जाएगा ना, देखिए इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि इनऑर्गेनिक एरोजोल दिखा रहे हैं लाइट ब्लू में, फिर रेड में दिखा रहे हैं व्हीकल्स कितने ट्रैवल हो रहे हैं, उनसे पॉल्यूशन क्या हो रहा है, फिर बायोमास बर्निंग से कितना हो रहा है, देखिए इतना ही परसेंटेज है, और अदर्स में। तो इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली रियल टाइम में कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है। ये तो एक स्टैटिक डेटा, ये स्टैटिक नंबर्स है, रियल टाइम नंबर्स नहीं है। लेकिन इसके आधार पर पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि देखिए पीएम इसमें कम है। मतलब अगर देखें ओपन बर्निंग और बायोमास बर्निंग में पीएम कम है, मात्रा कम है, लेकिन टोटल एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं से आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में ये चीजें प्री और मेंस के पर्पस दोनों इंपॉर्टेंट बैठती हैं, और इसको हम इस मॉडल को यूज भी किया जा सकता है अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। प्लान इन प्लेस टू इरेडिकेट इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज फ्रॉम केरला's वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ध्यान दीजिएगा, ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है एक्चुअली ये ये अमेरिका में फलने फूलने वाला एक पेड़ है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, मतलब इंडियन स्पेशी नहीं है। और कहा जा रहा है कि द नोडल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन्वेजन एनसीबीआई एट द केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज कम आउट विद अ मैनेजमेंट प्लान टू इरेडिकेट सेना स्पेक्टाबिलिस। इसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलिस, ये पेड़ है जिसको हटाने, इरेडिकेट करने, खत्म करने के लिए प्लान बना लिया है केरला के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। द exotic invasive plant that is posing a severe threat क्या है टू द स्टेट्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये एक तरह का थ्रेट पैदा कर रहा है वहां की वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में। कितना सुंदर कलर है, पर ये पेड़ एक हैबिटेट डिजास्टर भी है। द बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी डन एट पेरियार टाइगर रिजर्व, द प्लान इंगेजेस लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो एक्चुअली इसको हटाने के लिए वहां लोग काम कर रहे हैं। Now the point is this कि the management plan stipulates that there should be not be an attempt to kill the trees। पेड़ बिल्कुल डेड नहीं किए जाएंगे बिफोर अ डिटेल रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जबकि उनके पहले कोई एक प्रॉपर, जब तक रिफॉरेस्टेशन प्लान नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक पूरी तरह पेड़ डेड नहीं किए जाएंगे। द लास्ट ट्री नीड्स टू बी डीमार्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। उनको एक हाइट से लेकर नीचे तक डीमार्क कर दिया जाए, ये तना है इसकी, ये ब्रेस्ट मतलब 1.3 मीटर की हाइट से उनके नीचे का शेल निकाल दिया जाएगा, एंड अबव ग्राउंड लेवल इंक्लूडिंग द कॉलर पार्ट ऑफ द ट्री। इससे क्या होगा, धीमे धीमे वो जो है पेड़ एकदम से डेड नहीं होगा, धीमे धीमे इरेडिकेट किया जाएगा। Once the trees start to dry up, their soil seed bank will become active and a large number of plantlets will sprout. The largest saplings can be uprooted using specially designed weed pullers. तो इस तरीके से धीमे धीमे करते हुए इनके इनके सॉइल सीड्स भी एक्टिव करा लिए जाएंगे, उनको अप्रूट भी कर लिया जाएगा, और ये मेथड अपनाया जा रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है एक्चुअली, तो देखा जाए तो सेना स्पेक्टिबिलिस जो पेड़ है ना, इज अ नेटिव स्पीशीज ऑफ अमेरिका। अमेरिका का पेड़ है, इंट्रोड्यूस टू इंडिया एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, एक सजावट के पेड़ की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सुंदर भी बहुत है। द प्लांट हैज ट्रूली इन्वेडेड द लैंडस्केप हियर फॉर अवे फ्रॉम इट्स होमलैंड। और इसने यहाँ पे इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया एक तरीके से। और क्या हुआ, नो अदर, होता क्या है, नो अदर वेजिटेशन कुड बी सीन एनीवेयर अराउंड एज अ सेना हैड टेकन ओवर द एरिया कंप्लीटली। कोई भी दूसरी सब्जी, कोई भी वेजिटेशन, वनस्पति आसपास उग नहीं सकती जहां ये पेड़ उगता है। तो एक तरीके का अतिक्रमण कर लेता है उस जगह का।
इसके पहले और भी स्टडीज हो चुकी हैं यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे कि स्पेशलिटी बताई गई है कि ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व में भी ये पेड़ है। इसके साथ ही साथ ये पेड़ है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में के फायरवुड इंट्रोड्यूस एज ऑर्नामेंटल स्पीशीज एंड यूज एज अ फायरवुड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको यूज किया जाता है। एंड लेंटाना कैमरा इज अनदर सच, ये लेंटाना कैमरा का नाम पहले भी आ चुका है, इसमें गुलाबी फूल होते हैं। इज अनदर सच इन्वेजिव स्पीशीज दैट हैज इन्वेडेड द नीलगिरीज। नीलगिरीज में भी इस तरह का पेड़ है जिसको जिसको लाया गया था बाहर से और यहाँ उसने इन्वेड कर रखा है ना। कुछ एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है और मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नाम से अब प्री में क्वेश्चन बन भी सकता है। आप इसको यूज कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कि वहाँ वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये पेड़ है और उनका नाम क्या है साइंटिफिक तरीके से, और प्री में इसको यूज भी किया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मेरी समझ से प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजी वाले एनवायरमेंट वाले इलाके में जीएस3 में भी इंपॉर्टेंट बनता है। जीएस3 में इंपॉर्टेंट है जहां पे ये आप इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो हम ग्रीन बड़े बड़े पेड़ों को काटना भी जरूरी है क्योंकि आसपास कोई वनस्पति नहीं उग पा रही है, पर उससे एनवायरनमेंट का नुकसान भी तो हो सकता है। तो उस सेक्टर में ये उस लेवल पे जाकर के इम्पोर्टेंट बनता है। नाउ अब समझते हैं नेक्स्ट न्यूज है जनरल असेंबली डिवाइड ओवर यूएन रिफॉर्म्स। जो हमारे यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं साबा कोरोसी, वो आए हुए हैं। उन्होंने कुछ बातें बोली, समझते हैं। सेज रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वाज अ मेंबर ड्रिवन प्रोसेस। ये मेंबर ड्रिवन प्रोसेस है, मेंबर के आधार पे ही मेंबरों के एक्टिवनेस से सुधार हो सकता है जनरल असेंबली में। एंड फॉर दैट members of the UNGA had to first come together to pass a resolution. Among 193 countries, there are 5 negotiating groups and they are neutralizing each other. ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि 193 देश हैं, 5 negotiating group हैं और वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। मतलब उन सभी मेंबर्स को मिल करके रिफॉर्म्स के लिए बात करनी होगी तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। मेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का। द 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरियाट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेन इसके ऑर्गन है। और सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात चलती है। जनरल असेंबली के जो अभी हमारे चेयरमैन है, प्रेसिडेंट सॉरी, वो भी आए हुए हैं, उन्होंने ये बातें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली, उनको देखते हैं। द क्रूशल हर्डल इन द वे, वो कह रहे हैं जो मेन दिक्कत है वो ये है कि जो कसाबा करोसी ने बात बोली है कि जो मेन दिक्कत है वो जो वो सारे मेंबर्स को लेकर के है। अगर आपको रिफॉर्म करना है, अगर आपको रिफॉर्म चाहिए तो सभी के सभी मेंबर्स को मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। ये उन्होंने कहा। तो 77th यूएनजीए सेट अंडर ऑन हियर ऑन मंडे, उन्होंने जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 77th यूएनजीए में ये बात बोली। नाउ स्पीकिंग एट द मीडिया स्टेक आउट, मिस्टर कोरोसी हु अराइव्ड हियर ऑन संडे, यहाँ संडे को वो आए हैं ऑन अ 4th डे विजिट अहेड, उसके बाद वो चाइना जाएंगे। सेट द रिफॉर्म ऑन द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल वाज अ मेंबर ड्रिवन प्रोसेस, मतलब मेंबर्स के आधार पे ही चीजें चेंज हो सकती हैं। और जैसा कि P5 के ऊपर उन्होंने बात बोली कि जो अभी जो इन्वेजन चल रहा है, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसके हिसाब से पीएम में भी मतलब परमानेंट मेंबर्स में भी चेंजेस होने की जरूरत है क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं, ये नंबर 93 मेंबर्स है, 5 नेगोशिएटिंग ग्रुप हैं, वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, मतलब कोई इंटरेस्टेड है नहीं। और अगर अगर आपको रिफॉर्म लाना है तो सबको एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि जो अभी जो हो रहा है वो जो P5 मेंबर्स की बात होती है, परमानेंट 5 मेंबर्स, 5 से रशिया भी आता है, तो रशिया की हरकतों को या उनके जो अभी जो चल रहा है वॉर को देखते हुए उसमें चेंज की भी जरूरत है। ही मेंटेन दैट द परमानेंट मेंबर वर हिस्टोरिकली नॉट इंथुजियास्टिक, मतलब पहले जो P5 थे वो इतने इंथुजियास्टिक नहीं थे अबाउट रिफॉर्म्स ऑन द यूएन सिस्टम, बट दे हैड ऑल अग्रीड दैट इट वाज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब अब उनको भी ऐसा लगने लग गया है कि चेंजेस होने जरूरी हैं। और जयशंकर प्रसाद में बोल जाती, सॉरी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा था कि ग्लोबल साउथ समिट में उन्होंने बात बोली थी कि यूएन का जो सिस्टम है वो है फ्रोजन 1945 इन्वेंटेड मैकेनिज्म। ये वो बोल रहे हैं कि फ्रोजन मतलब ठंडा हो चुका है ना। इसके ऊपर भी मेन से क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या ये स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है, फ्रोजन 1945 इन्वेंटेड मैकेनिज्म, मतलब क्या आपको लगता है कि यूएन रिफॉर्म्स बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं या यूएन का प्रोसेस ठंडा पड़ चुका है? इससे मेन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कभी कभी ये वर्ड पूछ करके वो सवाल क्रिएट करते हैं मेंस में, तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ना। आर्टिकल दोबारा आते हैं, वो कहते हैं कि
Some powers have been singularly focused on their own advantage. कुछ शक्तियां सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में सोच रही हैं. To the exclusion of the well-being of the international community. ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है. और वहां पे यूएन जो हमारे प्रेसिडेंट कह रहे हैं, यूएनजीए के प्रेसिडेंट की भैया नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस लाने हैं, P5 में चेंजेस लाने हैं, तो मेंबर्स को आगे आना पड़ेगा. और क्योंकि चेंजेस काफी समय से हुए नहीं है, तो मिस्टर कोरोसी ने कहा कि कुछ स्टेप उठाए गए, जिसमें से उन्होंने आईजीएन का गठन किया, जो दो मेंबर्स को चेयर कर रहे हैं, जिसे कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन. आईजीएन का गठन किया गया और इसमें जो हम मेन जो मेंबर्स हैं वो कुवैत के हैं और स्लोवेकिया के हैं. उसमें क्या है कि द आईजीएन इज अ टीम दैट इज लुकिंग आफ्टर द इश्यू ऑफ यूएन रिफॉर्म को देखेगी, और इसको दो दो देश को चेयर कर रहे हैं. तो इसमें इन्होंने एक स्टेप उठाया, उसके बारे में बताया. अपॉन टेकिंग चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, मिस्टर कोरोसी हैड प्रॉमिस्ड टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ यूएन रिफॉर्म्स. ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया. और इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी हाईलाइट करते उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने अभी पिछले कुछ समय में काफी अच्छा स्टेप उठाया है. साथ ही साथ उन्होंने has become more pertinent in the view of military action by Russia, a member of the Security Council, against Ukraine, a member state of the UN. तो उन्होंने कहा इंडिया का रोल अभी पिछले कुछ समय में काफी उभर के सामने आया है, और कि उन्होंने इंडिया के सिग्निफिकेंस को भी रिकॉग्नाइज किया. और इस तरीके से जो इंडिया का रोल है उसको उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ चीजें कहीं समझते हैं. The visiting dignitary said that India had played a vital role in the past years in improving the response mechanism of the United Nations. मतलब रिस्पॉन्स जो दिया है, जो मैकेनिज्म है यूएन का, उसको रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने बहुत अच्छा रोल, वाइटल रोल प्ले किया है कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में. इंडिया हैज डन अ लॉट, सेड मिस्टर कोरोसी, हाईलाइटिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन स्टेबलाइजिंग द वर्ल्ड व्हिच had been shaken by pandemic and war in recent years, and invited India to become very active in all negotiating tracks. मतलब सभी negotiating tracks में, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे आसपास के की घटनाक्रम हो, उसमें इंडिया ने काफी अच्छा निगोशिएटिंग ट्रैक्स को लेकर के इंडिया आगे आया है. वी हाईलाइटेड द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हाईलाइट करते उन्होंने कहा कि हम जो वॉर चल रही है उससे जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि 35% जो ग्लोबल एग्रीकल्चर है, सप्लाईज उनके ऊपर हिट आया है इस वॉर की वजह से. तो उसके लिए जो रशिया का जो पोजीशन है P5 में, उसको भी उसके हवाले से भी रिफॉर्म्स की जरूरत है. There should be ceasefire, said Mr. Korosi, regarding the lingering war between Russia and Ukraine. ठीक है, तो ये सारी बातें खुल करके सामने आई. और वो उन्होंने ये भी कहा कि in response to a question from a press person about China's role in blocking India's anti-terror campaigns at the UNSC and tension about the LAC, so Mr. Korosi said all conflicts must be resolved by peaceful manner. तो LAC पे जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सभी कॉन्फ्लिक्ट्स शांति से सुलझाए जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया. नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया सेट टू यूज इमरजेंसी लॉ टू लिफ्ट कोल पावर यूनिट. ये उन्होंने एक इमरजेंसी लॉ का मतलब जो अवेलेबिलिटी है कोल की, और जो टेंशन चल रही है अभी वॉर के हवाले से, उससे कई देशों में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्राइसिस बनने की सिचुएशन ना हो, इसलिए बहुत सारे देश, यूरोप के देश, इंडिया भी स्टेप उठा रहा है अपने कोल सप्लाई और उसके अवेलेबिलिटी के लिए. तो इसके हवाले से आर्टिकल है. कल एक इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल आर्टिकल भी था जिसमें ईयू ने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाया है. मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन करने की, क्योंकि ये आर्टिकल एक दिन में डिस्कस नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें. पर फिलहाल इंडिया इमरजेंसी लॉ उठा सकती है कोल पावर आउटपुट के लिए, क्योंकि अभी जो है, जो उनकी सप्लाई है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेप उठाने की बात बोली है. इंडिया एक्सपेक्ट्स इट्स पावर प्लांट टू बर्न 8% मोर कोल इन फाइनेंशियल ईयर 24 विद हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इरेटिक वेदर कंटिन्यूइंग टू बूस्ट डिमांड फॉर प्लान. हम सब जानते हैं कि वो अभी 2024, ये जो कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया ज्यादा कोल बर्न करने की कोशिश करेगा, सो दैट कि हमें भी ज्यादा ज्यादा आउटपुट उनको चाहिए. उसके हवाले से इमरजेंसी लॉ को वो ले सकता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वो इंपोर्ट करें, और उसके हिसाब से इंपोर्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से और साथ ही साथ एक्सपेंशन के हिसाब से वो कर सकते हैं. क्योंकि उन्होंने ये भी चीज मेंशन कर रहा है आर्टिकल, इट डिफिकल्ट टू compete विद पावर जनरेटेड फ्रॉम चीप डोमेस्टिक कोल से पावर जनरेशन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट सा है. तो ये सवाल, ये चीज बोली है ना, इसके ऊपर प्रीवियस सवाल बना है, वो क्या कि हाँ सबसे ज्यादा कौन सा कोयला इंपोर्ट करते हैं. तो हम 48.59% कोकिंग कोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा. उसके बाद हम करते हैं स्टीम
कोल 38.9, उसके बाद हम करते हैं बिटुमिनस कोल 8.56 और फिर है अदर्स में। समझने वाली बात क्या है कि इतने टाइप्स क्यों हैं कोयले के टाइप्स इसलिए हैं, उनके प्रेशर और हीट जो पृथ्वी में, जब याद रखिए कोई भी चीज जो जब जब एक टाइम के बाद डिग्रेड होते 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 कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कार्बन टाइमलाइन के साथ कोयले में कन्वर्ट होता जाता है। तो पहले जैसे कम प्रेशर पे लिग्नाइट बना, और प्रेशर पड़ा तो सब बिटुमिनस बना, और प्रेशर पड़ा तो बिटुमिनस बना, और प्रेशर पड़ा तो एंथ्रेसाइट बना। तो जितना प्रेशर और हीट पृथ्वी की लेयर पे जाता जाता है, तो जो चीज दबती जाती है, कार्बन में कन्वर्ट होती जाती हैं, वो कोयले का रूप ले लेती हैं। चाहे वो कुछ भी हो, एक टाइम के बाद चीजें कार्बन हो ही जाती हैं, राइट। सो कोकिंग कोल इज बीइंग इम्पोर्टेड बाय, और सबसे ज्यादा कोकिंग कोल क्यों हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बनाने में यूज होता है, स्टील बनाने में यूज होता है, और सेल उसको इम्पोर्ट, सेल के रिक्वायरमेंट से इम्पोर्ट किया जाता है, एंड imported by SAIL and other steel manufacturing units mainly to bridge the gap between the requirement and indigenous availability and to improve the quality। जो हमारे पास कोयला अवेलेबल है उसको मेंटेन करते हुए और जो हमको चाहिए उसकी बैलेंस को बनाते हुए सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी इसको इम्पोर्ट करती है, जिससे हमारी जो इंडिजिनस मतलब हम जो हमारे यहाँ अवेलेबल है कोयला, वो और अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। नाउ अभी कुछ समय में जो हमारा कोल प्रोडक्शन है, अगर आप देखें डेटा लेटेस्ट ही है, जिसमें हमारा टोटल प्रोडक्शन है 21-22 का 777 एमटी। प्रोडक्शन टारगेट था 22-23 का है, वो 911 एमटी है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मई अप्रैल में 21 और 22 में काफी चेंज है, पहले 104 था 137 हुआ है, फिर इसमें 84 108 हुआ है। तो हमारे जो देश में जो कोयला उगता है उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, पर फिर भी हमें इतने बड़े परसेंटेज पे कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोकिंग कोल का जो कोयला है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है, हमारे पास जो कोयला है उसकी क्वालिटी थोड़ी चीप होती है। और इसमें प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक, और आपसे मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा अवेलेबिलिटी यूट्यूब पे ज्यादा हो और हम सब साथ मिलके बढ़े। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में।